So first of all, what is a ratio? Yesterday I was talking about. So ratio is a relation between two related items. Between two related items of financial statement. जैसे कि say for example, अगर मुझे current ratio जानना है, if I want to know the current ratio, so which are the two related items for finding the current ratio? It is current assets upon your current liabilities. चालू मिलकर तो भाग गया, चालू जवाबदारियों. So this is a ratio. It is a relation between two related items of financial statement. So you can say that a ratio is a number which is expressed in terms of an another. Let us say rate, net profit, paid up share capital. Okay, so ये सब ratio के क्या है? Uses हैं. अब ratio जो है that we can express in three ways. The first way of expressing is simple figure. दूसरा है to express it in terms of percentage. जैसे 100 मल्टीप्लाई करते तो वी गेट परसेंटेज. और तीसरा है रेट्स और टाइम्स. जैसे जो एक्टिविटी रेशियो है, जो टर्नओवर रेशियो है, वो हमेशा किसमें होता है? टाइम्स में होता है. बराबर. बाकी नॉर्मली इट इज आइदर इन परसेंटेज और रेट्स. इट इज रेयरली इट इज इन नंबर्स. Now how the interpretation is done using ratio. So how we interpret? इंटरप्रिटेशन जो है वो रेशियो एनालिसिस से सबसे पहले उसका यूज है. इट इज यूजफुल इन कंपैरिजन. कंपैरिजन ऑफ व्हाट? कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर विथ द प्रीवियस ईयर. करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से और प्रीवियस ईयर्स से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ताकि हमें मालूम पड़े. जैसे से फॉर एग्जांपल कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 2018-19 में 30% था और वही जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो 1920 में इट इज 35%. तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 5% बढ़ा. तब कंपेयर कर सकते हो करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ और मालूम कर सकते हो कि आपकी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है. दैट यू कैन जज यूजिंग द रेशियो. सेकेंड इज यू कैन कंपेयर द पास्ट रेशियो. ठीक है, पास्ट रेशियो और पास्ट रेशियोज. जैसे कि से फॉर एग्जांपल कि मेरा करंट रेशियो 2:1 है था, अब मेरा करंट रेशियो 2.5:1 है. दिस शोज कि मेरी लिक्विडिटी बढ़ी है. अब लिक्विडिटी बढ़ी है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका इफेक्ट मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ा होगा. बिकॉज जब आप लिक्विडिटी पे ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रॉफिट पे जो असर है वो पड़ता है. Because it is said higher the risk, higher is the profitability. So आप पास्ट रेशियो को कंपेयर करके एनालिसिस कर सकते हो डेटा का. बराबर है. हाँ, द थर्ड इज एनालिसिस, जिसके लिए ये रेशियो पूरा यूजफुल है. डेटा को एनालाइज करता है, रेशियो को एनालाइज करता है, जज करता है कि किस तरह से वो रेशियो हमें यूजफुल है. सो दीज आर द थ्री वेज थ्रू विच वी कैन इंटरप्रेट यूजिंग द रेशियो एनालिसिस. So now I'm going to start one by one with different kind of ratios. मैं आपको आज जितना हो सके we will discuss the formulas and you are going to write these formulas and learn it. ठीक है. So first I am starting with the profitability ratio. मैंने last lecture में discuss किया था. There are three types of ratios that we are going to study in this. Four types of ratios that we are going to study in this particular unit. Profitability ratio, liquidity ratio, leverage ratio, and activity ratio. So I'm going to discuss the very first, that is profitability ratio. Profitability ratio में सबसे पहला आता है gross profit ratio. और इसकी फॉर्मूला है GPR is equal to gross profit upon net sales into 100. बराबर. ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली हमें कहां से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है. नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स इज नथिंग बट टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. अच्छा,
अगर ये रेशियो कम है, इसका मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल है इट इज हायर देन योर परचेजिंग, बराबर। इन शॉर्ट दिस रेशियो शोज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अर्निंग, इन शॉर्ट इट शोज रेवेन्यू ऑन सेल्स, तो तुम्हारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ यूजिंग द सेल्स। ये जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा, लो होगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर हुआ है। सो फर्स्ट वन इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जितना ऊपर हो उतना अच्छा हो, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% आया, से फॉर एग्जांपल माय जीपीआर इज 25%, तो इसका मतलब हर 100 रुपए की सेल में 75 is my cost of sale and 25 is the profit on sale. So cost on sale plus profit on sale is equal to my total sales. So it should be higher. जितना हाई होगा उतना आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से ही बाद में हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो द सेकंड टॉपिक इज दैट ओनली, इट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, इसको हम एनपीआर कहते हैं। The net profit ratios formula is net profit upon net sales multiplied by 100. Acha, remember over here, your net profit is profit after tax. जो after tax profit होता है, that you have to consider over here. Please remember this. बराबर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी आया वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे मिलता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिलता है, मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ, वो हमेशा याद रखना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू ईबीआईटी, that is earnings before interest and tax, minus interest will give you EBT, that is earnings before tax, minus the tax that will give you PAT. So ये contribution, EBIT, EBT and PAT. Please remember this table, it is very important. ठीक है, बहुत काम लगेगा आपको, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में भी काम लगेगा और इसमें भी, मैनेजमेंट अकाउंट में भी। Yes, EBIT का फुल, EBIT मींस क्या बोला आपने? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज EBIT। फिर इसमें से इंटरेस्ट निकाल दो, मतलब देखो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो क्या बचा, EBT बचा, फिर मैंने T माइनस कर दिया तो अब सब कुछ माइनस हो गया, तो उसको हम बोलेंगे PAT, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर एवरीबॉडी? VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट, okay, and net sales is sales minus the sales return, that you know very well, so I'm not going into the depth of that. All right, उसके बाद तुम्हारा आता है the third ratio is your operating ratios. Operating ratio क्या होता है? It is a ratio that shows the relationship between the cost of sales and your operating expense with the net sales. अच्छा, ये बात मैं बता दूं आप लोगों को कि नेट प्रॉफिट जो है वो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रेशियो बताता है। इट शुड बी ऑलवेज ऑन द हायर साइड, ये हमेशा बढ़ना चाहिए। इफ इट इज डिक्रीजिंग इट मींस योर प्रॉफिटेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। ये बहुत सिंपल है समझना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन जो ऑपरेटिंग रेशियो, वहां पे ध्यान देना, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो को हम शॉर्ट में OR कहते हैं और उसकी फॉर्मूला है COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड plus operating expense divided by net sales multiplied by 100. See, higher the operating expense, lower will be your profitability. So you see to it that your operating ratio is always on the lower side. Acha, what is the cost of goods sold? Cost of goods sold की formula है opening stock plus purchase, ये सब 12th में पढ़ चुके बेटा, वही है, plus purchase related expense minus the closing stock.
और यू कैन ऑल्सो से सेल्स माइनस द ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो तुम्हारा COGS मिलता है। इसको अगर मैं तुमको समझाऊं तो मान लो ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है, ये तुम्हारा परचेज, ये तुम्हारा परचेज एक्सपेंस, ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। वो बाजू तुम्हारा सेल्स है, तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, दिस इज हाउ योर ट्रेडिंग अकाउंट इज। नाउ इफ यू सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इट इज ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। ये मैथमेटिक्स समझो, એટલે ये तीनों डेबिट में से ये क्रेडिट माइनस करके तो तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला। यहाँ सीधा आप ये जो सेल है उसमें से आप जीपी माइनस कर दो तो भी तुमको यही टोटल मिलेगा, ये ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट इज अ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला कि भाई इन तीनों को प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो तो COGS मिलता है, यहाँ सेल्स में से जीपी माइनस करो तो तुम्हें COGS मिलता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस? Okay. No sir, clear. Okay. Now, what are the operating expenses? See, operating expenses includes your administrative expense, जैसे कि salary to the employees, insurance, then any interest and any selling expense. सेलिंग एक्सपेंस जैसे कि तुम्हारा बेड डेप्स हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर, ये सब नहीं लेते। सो आप इंटरेस्ट ना लेके भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वी विल कंसीडर इंटरेस्ट एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिकॉज हम नॉर्मली लोन क्यों लेते हैं, बिजनेस चलाने के लिए। वी टेक लोन टू रन द बिजनेस, सो इट इज बेटर टू टेक इंटरेस्ट इन योर operating expenses. So these are the values that you are going to find for operating expenses. So obviously, as I told you, it should be on the lower side. ठीक है, ये जितना कम होगा उतनी तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, बिकॉज ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो बताता है कि कितना खर्च तुम बिजनेस को ऑपरेट करने में लगा रहे हो। ओके, देन योर फोर्थ वन इज योर एक्सपेंस रेशियो। This is very simple to understand. Expense ratio is nothing but जो भी आपने एक्सपेंस किया है, बराबर, उसमें उसका सेल्स का कितना पार्ट है वो आप इसमें जान सकते हैं। ओके, सो इट कुड बी लेट अस से अगर मुझे एडमिन एक्सपेंस रेशियो ढूंढना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। फिर मुझे फाइनेंशियल रेशियो जानना है तो फाइनेंशियल एक्सपेंस जो भी है डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जानना है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ratio upon sales multiplied by 100. Okay, it should be always on the lower side क्योंकि जितना एक्सपेंस ज्यादा होगा उतना तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा। एक्सपेंस रेशियो कम हो कंपैरिजन में, so it is better. It shows that your profitability is increasing. So these are the 4 profitability ratio based on sales. Now I am going to show you the profitability ratio which are based on the investments. Okay, the first one among that is ROCE, that is return on capital employed. इसको हम शॉर्ट में ROCE भी कहते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो नोन एज ROCE. Okay, what is ROCE? ROCE is nothing but the net profit, that is EBIT. Please concentrate over here everybody. इसमें EBIT लेना है न्यूमरेटर में, divide by your capital employed multiply by 100. EBIT कैसे ढूंढना है ऊपर मैंने आपको बता दिया. Now, what is capital employed? See, if I talk about capital employed, so capital employed is equity plus preference plus your any long term liability like debentures and
plus your reserves and surplus. देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस चलाने के लिए आपने कितना कैपिटल बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो अगर आप कैपिटल की बात करते हो तो तुम्हारे इक्विटी है, तुम्हारे प्रेफरेंस है, तुम्हारे डिबेंचर है, ये तीन तो है ही। ये तीनों से आपका जो बिजनेस है वो चल रहा है। उसके साथ साथ जो भी रिजर्व्स हैं वो भी आपने बिजनेस के अंदर रखे। सी रिजर्व्स आर बेसिकली શું હોય? રિઝર્વ એટલે અનામત હોય, એ ધંધાની અંદર જ હોય, બિઝનેસની અંદર જ પડ્યા હોય. ઇટ મીન્સ યુ આર રીઇન્વેસ્ટિંગ दैट इनटू द बिजनेस। तो ये चारों मिलकर तुम्हारे कैपिटल एम्प्लॉयड बनाते हैं। ओके, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सी टू इट कि इट इज ऑन द हायर साइड। हायर द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मीन्स कि आप अपना जो कैपिटल है, जो मूड़ी है, उस पर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इट शुड बी ऑलवेज ऑन द हायर साइड। ठीक है, ये बढ़ना चाहिए, बड़ा हुआ हो तो इट इज बेटर। द सिक्स्थ वन इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। अब ये चीज ध्यान रखना सब लोग, ये सब एक साथ मैं समझा रहा हूं आपको, उसके पीछे एक रीजन आई विल टेल यू। उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ROSF। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड की फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओनली शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे ढूंढना है, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू। बराबर, ऊपर दिखा दिया मैंने आप लोगों को। नाउ व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है द फंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, व्हिच इंक्लूड्स इक्विटी, which includes preference and which includes reserves and surplus. In short, इसमें जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में से, वो यहाँ पे निकल जाएगी। So you don't have to consider any long-term liability because they are not the shareholders. We are talking strictly about the shareholders fund. अच्छा, shareholders fund is also known as proprietors fund. इसे proprietors fund भी कहते हैं या owners fund भी कहते हैं, ठीक है? And of course, it should be on the higher side. Okay. The seventh point is return on equity shareholders fund. ये आप देख रहे हो क्या हो रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी। अब खाली इक्विटी की बात करेंगे तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा बोलो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा। क्यों माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड? क्योंकि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। मतलब सीधा तुम्हारा जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस मल्टीप्लाई बाय 100, because we are strictly talking about the return on equity shareholders fund. Please concentrate everybody. हम strictly we are talking only about the equity shareholders. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड इसीलिए माइनस किया क्योंकि आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट होता है वो ही पैसा हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें सबसे पहले जो पैसा है वो किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को पैसा मिलता है, फिर अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इसीलिए जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट लेना है जो तुम्हारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद आया। और डिनोमिनेटर में जो शेयर होल्डर्स फंड है उसमें से प्रेफरेंस निकाल देना। आप देख सकते हैं प्रेफरेंस निकल गया। अब देखा, इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकल गया, इसमें प्रेफरेंस शेयर निकल गया। अब आगे जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई डिड नॉट टेल यू दिस शुड बी आल्सो ऑन द हायर साइड, क्योंकि ये सब रिटर्न है। रिटर्न तो ऑब्वियसली हमेशा हायर साइड पे ही होने चाहिए। द नेक्स्ट इज EPS, जिसको हम बोलते हैं
Now, what is EPS? What is earnings per share? Earnings per share is profit after tax minus preference dividend divided by, this is very important, divide by number of equity shares. Now let me tell you what is EPS. EPS का मतलब होता है कि तुमने तुम्हारे इक्विटी शेयर के पीछे कितना पैसा कमाया. Say for example, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड 10 लाख रुपए है. Say for example, and mind you this, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं यहाँ पे. प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी, नंबर ऑफ शेयर्स. और मान लो कि मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख. तो जब मैं इस 10 लाख को 5 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2 रुपीज. इसका मतलब ये है कि मैं हर शेयर के पीछे 2 रुपए कमा रहा हूं. आई एम अर्निंग 2 रुपीज पर शेयर. और मान लो मेरे शेयर की प्राइस है 10 रुपीज. इट मीन्स माई earnings per share as per the face value is 20%, which is very good. बहुत अच्छा हुआ ये, मतलब बहुत अच्छा क्या हुआ है कि 20% रिटर्न आपकी कंपनी एक साल में दे रही है, which is very good. जितना EPS अच्छा होगा उतने इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे. So this is very important to understand. Higher the earning per share, higher will be the attraction of the investors. अब इसी EPS के बेस्ड है DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, इट इज डिविडेंड पर शेयर, जिसे हम DPS कहते हैं. सो व्हाट इज डिविडेंड पर शेयर? डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. बराबर, जितना भी आप डिविडेंड पे करते हो, जो प्रॉफिट आपने कमाया, समझो आपने 10 लाख रुपए, ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, आपने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से मान लो आपने 5 लाख रुपए का डिविडेंड दिया. सो 5 लाख रुपए का डिविडेंड अपॉन 5 लाख शेयर, इसका मतलब आपने कितना डिविडेंड दिया? 1 रुपए पर शेयर, 1 रुपी पर शेयर आपने डिविडेंड दिया. मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो कंपनी है वो अपने अर्निंग पर शेयर का 50% डिविडेंड दे रही है. मतलब कंपनी ने 2 रुपए कमाए, 2 रुपए में से 1 रुपए कंपनी क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है, which is equal to what? 50%. तो this should also be on the higher side. ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ही इन्वेस्टर्स जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. अब इन दोनों को मिलाकर एक रेशियो बनता है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो मैंने आपको बता ही दिया. डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे मिलता है? वेरी सिंपल, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. मतलब ये एग्जांपल ले लेवे तो माय डिविडेंड इज 1 रुपी and earning per share is 2 रुपी, multiply by 100 करोगे, so your dividend payout ratio is 50%. as simple as that. बराबर, अगर into 100 नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.5. मतलब हर 1 रुपए में से 50 पैसा जो कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर देती है. So I hope everybody is clear with this. आज हमने ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीखे. See, these are all the profitability ratios that we have understood today.